हेलो फ्रेंड्स। हमारा पार्ट वन हुआ था। हमने पार्ट वन में देखा था कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, उसका आरंभ देखा हमने। अब हमने जो लास्ट देखा था वो टाउन प्लानिंग देखी थी मोहनजोदाड़ो की। मोहनजोदाड़ो की टाउन प्लानिंग के बाद अब हम ये देखते हैं कि वहां पर सामाजिक स्थिति कैसी थी, क्या वहां पर विभेद था। इस विभेद सामाजिक स्थिति को जानने के लिए कुछ विधियां अपनाई जाती है, जिसमें एक समाधान विधि को भी अपनाया जाता है। इस समाधान विधि यानी कि आपके जो अंतिम संस्कार है वो किस तरीके से होता है, उसमें किस तरीके से वो अंतिम संस्कार होता है, ये इसलिए समाधान से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो मिस्र के पिरामिड है जो संभवतः जो आईवीसी है उसी के समकालीन वो सभ्यता रही है। और इसमें हमने देखा और ये पाया कि जो वहाँ की पिरामिड है, जहाँ पर वे बहुत उच्च वर्ग के लोग थे, और उच्च वर्ग के लोगों में सबसे ज्यादा क्या था, वो जितने बड़े राजा होते थे उतना ही ज्यादा सोना रखते थे अपने कॉफिन्स में या अपने पिरामिड में, अपनी कब्रों में, जब उन्हें दफनाया जाता था। तो यहाँ पर भी कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी चीज को आधार माना जाता हो, यहाँ पर भी लोग अपनी कब्रों में इसी प्रकार से धन संचय करते हो। और इनका मानना ये होता था कि जो मृत्यु के बाद है, मृत्यु के बाद वो इनका उपयोग कर पाएंगे। तो ये हम देखते हैं कि आईवीसी जो हड़प्पा संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति में भी ये चीजें देखने को मिलती है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं देखने को मिलता। कुछ जो वहाँ की जो कब्रें हैं उसमें दिखाया गया है कि नीचे तली ईंटों की बना दी, या फिर उसमें खाने पीने का बर्तन रख दिए, या थोड़े बहुत जवाहरात रख दिए। पुरुष और स्त्री दोनों के उसमें ही आभूषण मिले हैं, लेकिन इतने अधिक नहीं जितना कि मिस्र के पिरामिडों में मिले हैं। तो इससे यह साबित तो नहीं होता कि इससे यह साबित होता है कि जो हड़प्पा के लोग थे, हड़प्पा के लोग क्या करते थे, हड़प्पा के लोग अ, उनको ज्यादा कब्र में धन दौलत दाबते नहीं थे, उसको साथ नहीं रखते थे। तो इन आधारों पर हमने देखा कि इससे कुछ खास पता नहीं चल पाया। फिर उसके बाद वैज्ञानिकों ने दूसरा आधार बनाया कि ये लोग विलासिता की चीजें कितने प्रयोग करते थे। अगर विलासिता की चीजें कौन प्रयोग करेगा, अमीर वर्ग, उच्च वर्ग। तो विलासिता की चीजों को कैसे डिफाइन करें, विलासिता कौन सी है। एक तो जो साधारण है, साधारण तो आपको मिलेगी ही, जैसे पत्थर के या मिट्टी के साधारण बर्तन होंगे, या उनकी बनाई हुई वस्तु होंगी, या सिल खड़ी की बनाई वस्तु होंगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो स्थानीय स्तर पर मटेरियल नहीं मिलता और उस चीज को वहां पर मिल रहा है, या फिर बहुत ही जटिल तकनीक से बना है और वो मिल रहा है, तो इसका मतलब वहां पर जो है वो महंगी चीज है, वो विलासिता की चीज है। दूसरा, उपयोगिता की चीजें और विलासिता की चीजों के बाद हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो धातु भर कर आई है वो है फ्यांस। फ्यांस एक ऐसी धातु है जिसकी टेक्नोलॉजी जटिल है, उसको बनाने में बालू, रंग और चिपचिपा कोई पदार्थ जो है वो मिलाकर उसको अच्छे ठीक ढंग से पकाकर उसको बनाया जाता है, और उसमें जो है सुगंधित पदार्थ का बर्तन होता बनाया जाता है, और तकलियां भी आपको देखने को मिली। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर विलासिता की चीजों का भी थोड़ा सा ध्यान रखा गया है। तो इन दोनों आधारों पर हम वहां पर कुछ ना कुछ अंतर देखते हैं, और इन अंतरों को फिर हम डिनोट करते हैं कहाँ पर, कि वहां पर सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो एक ये आप देखिए, ये एक तांबे का बना दर्पण है जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये भी एक समाधान में मिला है। तो श्रृंगार की चीजें भी समाधान में रखी जाती थी। पुरातत्वविद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक समाधान का जो दिखाया गया है समाधान, और समाधान का मतलब होता है कि ये जो इन्होंने देखा है कि मिस्र की जो सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता मिस्र की सभ्यता होने के कारण ही ऐसा बताया गया कि वहां पर अगर लोग ऐसे करते थे उनकी समकालीन थी, तो यहाँ पर भी लोग इसी प्रकार करते होंगे। मिस्र के विशाल पिरामिड जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे।
इनमें से कई पिरामिड राजकीय शवधान थे जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई जाती थी। हड़प्पा स्थलों में मिले शवधान में आमतौर पर मृतकों को गर्त में दफनाया जाता था। कभी कभी शवधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की जाती थी और ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की संकेत करती है, ये तो कहना कठिन होगा। इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता। तो नेक्स्ट क्या है, कुछ कब्रों में मृत भांड तथा आभूषण मिले हैं। कुछ कब्रों में मृत भांड और आभूषण मिले हैं जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करता है। ये इसलिए नहीं, अमीरी के लिए ये इसलिए मिले हैं कि ये मानते हैं कि मृत्यु के उपरांत भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों शवधानों में आभूषण मिले हैं। पुरुष भी आभूषण पहनते थे, याद रखना उस समय पुरुष भी आभूषण पहनते थे। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तानों में उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर के मनके, सैकड़ों संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला है। एक आभूषण मिला है जो सैकड़ों मनकों से बना हुआ है, जो सैकड़ों सूक्ष्म मनकों से बना हुआ है। एक आभूषण है। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया है। ये वो दर्पण है, आप इसको ध्यान से देखें कि जो तांबे का दर्पण है वो ये रहा, ये तांबे का दर्पण है एक, जो शवधान में ही मिला है। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि इनको ज्यादा शौक नहीं था बहुमूल्य वस्तु दफनाने का। ये मृतकों के साथ बहुमूल्य दफनाने में ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। अब दूसरा है विलासिता की वस्तु की खोज। सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है उसका अध्ययन, जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलासिता की वस्तु में वर्गीकृत करते हैं। यानी कि वहां पर जो भी चीजें मिली हैं उन्होंने उसका क्लासिफिकेशन किया है कि कौन सी रोजमर्रा की चीजें हैं जो उपयोगिता में है और दूसरी कौन सी जो है विलासिता की है, यानी कि जिसके जो फैशन के लिए है। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं, जिसमें पत्थर और मिट्टी के सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है, जिसमें चक्कियां हैं, ये रोजमर्रा में, मृत भांड रोजमर्रा में, सुइयां, झावा, ये सब जो है उपयोगिता की वस्तुएं हैं। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो, जो महंगी हो और स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से या जटिल तकनीकों से बनी हो। क्या है उनकी डेफिनेशन कि दुर्लभ हो, महंगी हो, अनुपलब्ध हो पदार्थ स्थानीय स्तर पर और जटिल तकनीकों से बनी हो। इस प्रकार फ्यांस एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा तत्व है जो बालू से बना है और बालू के साथ उसमें रंग और चिपचिपा पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया है। ये छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। इनका जो टेक्नोलॉजी थी वो थोड़ी जटिल थी। तो फ्यांस को आप देखें, ये फ्यांस का बना एक बर्तन है, ये फ्यांस का बना एक बर्तन है और ये जो फ्यांस के बने बर्तन थे ये थोड़े से बनने में इनकी टेक्नोलॉजी जटिल थी, बनना जटिल था, तो इसको थोड़ा सा महंगा माना जाता था और इसलिए इसको विलासिता की वस्तुओं में इन्होंने काउंट कर लिया। अब देखिए क्या कि इसमें क्या बनता है। अब देखिए जैसे तकली है, फ्यांस तकलियां रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड है, लेकिन अगर वो फ्यांस से बनी हो तो वो महंगी है, तो उसका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलास की वस्तुओं में हम कर सकते हैं। तकलियां रोज उपयोगिता की वस्तु है, लेकिन वो तो आप दूसरी पदार्थ से भी बन सकते थे, लेकिन इन्होंने फ्यांस जैसे दुर्लभ पदार्थों से बनाया तो बिल्कुल विलासिता की वस्तु में आ गया वो। यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित है। अब ये याद रखना कि जब वर्गीकरण किया तो ये पाया गया कि जो महंगी वस्तुएं हैं वे कहां पर वर्गीकृत है, या तो मोहनजोदाड़ो में या फिर हड़प्पा में बहुत अधिक मात्रा में पाई गई, क्योंकि वे बड़े शहर थे। उदाहरण के लिए फ्यांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित पदार्थों को रखने में काम आते थे, अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। कालीबंगन जैसी छोटी वस्तु से ये नहीं मिले हैं।
छोटी बस्तियों से। कालीबंगन एक छोटी बस्तियों में आता है, तो वहां पर नहीं मिले हैं। सोना भी बहुत दुर्लभ था उस समय, और इसलिए स्वर्ण आभूषण संचय के रूप में प्राप्त हुए। अब ये संचय क्या आते हैं? संचय देखिए पहले क्या होता था, पहले चीजों को संचय करने के लिए एक बर्तन में रख देते थे, उस बर्तन में रख देते थे और उसको कहीं जमीन में दफना देते थे और जमीन में गाड़ देते थे। या तो उसको पता होता था जो स्वामी होता था, और या फिर उसके बाद उसको पता होता था जो भी पुरातत्ववेद था उसको खोदाई कर लेगा। लेकिन उन संचय उसमें क्या रखते थे, वो अपनी कीमती वस्तुएं रखते थे, या जो धातु व्यापारी हैं वे अपनी धातुएं भी रख लेते थे। तो इसमें संचय के बारे में बताया गया है। जो संचय शब्द है, लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते थे, अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के। यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने प्राप्त नहीं कर किया, तो ये तब तक उस स्थान पर रहते जब तक कोई पुरातत्वविद इन्हें ना खोज ले। या तो भाई मालिक को पता है या फिर उसको पता है जिसको खुदाई में वो मिल जाए। ऐसा पुराने समय में जब बैंक नहीं होते थे, अधिकतर जब तक बैंक नहीं होते थे सब ऐसा ही करते थे, अपनी संपत्ति को स्वर्ण में बदलकर और उसको एक घड़े में, एक पात्र में धरती में गाड़ देते थे, और उसका पता सिर्फ उसके स्वामी को ही होता था। कई बार ऐसा होता था कि वो बिना बताए अचानक दुर्घटनावश गुजर गए और वो जो संचय था वो सारा का सारा उन्हीं के साथ राज बनकर रह गया। तो ऐसी स्थिति में पूरे घर वालों को परेशानी हो रही, तो बैंक होना इसमें एक बहुत बड़े फायदेमंद हुआ। अब नेक्स्ट इसमें हम करेंगे कि शिल्प का उत्पादन। अब शिल्प उत्पादन के विषय में क्या जानकारी हमें मिलती है? शिल्प उत्पादन में हम देखते हैं क्या कि मानचित्र 1 में चहुंदड़ों को ढूंढो। मानचित्र 1 में हम अगर चहुंदड़ों को ढूंढे तो मैं आपको ये बताता हूं कि चहुंदड़ों की स्थिति है सिंध नदी के पास। सिंध नदी के पास है चहुंदड़ों की स्थिति, और ये जो पाकिस्तान का सिंध है ये उसमें पड़ेगा, पाकिस्तान के सिंध में, ठीक है। और पाकिस्तान की सिंध में पड़ने पर आप ये देखिए, मैं एक बार में ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एक बार मैप में चहुंदड़ों को दिखा दूं तो बहुत अच्छा होगा। ये लोकेशन देखिए, आप ये देखिए, ये मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, ये है आपका चहुंदड़ो, मैं इसको रेड मार्क करूंगा, ये आपका चहुंदड़ो। चहुंदड़ो जो है ये सिंध नदी है, ये चहुंदड़ो की लोकेशन है, ये चहुंदड़ो की लोकेशन है। ये शिल्प का केंद्र रहा। ये मोहनजोदाड़ो बहुत बड़ा क्षेत्रफल का एरिया था, लेकिन इसका क्षेत्रफल तो बहुत ही कम था, लेकिन ये शिल्प केंद्र, यहाँ मन के बनाने के कारखाने आपको बहुत मात्रा में मिलता है। तो ये लोग कैसे करते थे, आइए अब मैं एक बार वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अब हम वहीं शिल्प के केंद्र पर चलेंगे और हम देखेंगे क्या कि ये लोग कैसे इसकी जानकारी करते थे। अब ये देखिए, मोहनजोदाड़ो जिसकी जो एरिया था वो 125 हेक्टेयर था। कितना था? 125 हेक्टेयर उसका एरिया था। और वो आप देखिए क्या कि जो ये चहुंदड़ो था ये सिर्फ 7 हेक्टेयर था और ये 125 हेक्टेयर था, यानी कि ये तो इससे बहुत बड़ी छोटी बस्ती थी, लेकिन उसके बाद भी शिल्प उत्पादन में पूरी तरह से संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातुकर्म, मोहर निर्माण, बाट बनाना, ये सम्मिलित थे। तो एक तरीके से ये वहां का औद्योगिक स्थल था। औद्योगिक स्थल ही कहेंगे क्योंकि वहां पर सभी बस्तियां जो बसी थी, था तो बहुत छोटा शहर, लेकिन वहां पर कारखाने थे, किसके? मन के बनाने के, शिल्प कारखाने। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। भाई विविधता तो थी मन के बनाने में। कैसे? जैसे कार्लिनियन के मन के बने, जैस्पर के मन के बने, स्फटिक के, क्वार्ट्ज के, है ना, और सेलखड़ी जैसे पत्थरों के, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं, शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी, सभी प्रकार का प्रयोग मन के बनाने में होता था। अब मन के बनाने में जो विविधता थी वो आपने देख ली।
कालियन के मन के भी होते थे, जैस्पर के भी, स्फटिक के भी, क्वार्ट्ज के और सिलखड़ी के। पत्थर, तांबा, कांसा, सोने के धातुओं के भी मन के बनते थे। और फ्यांस, पक्की मिट्टी, शंख, इनको अभी प्रयोग मन के बनाने में किया जाता था। कुछ मन के दो या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर भी मन के बनाए जाते थे। और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। ठीक, इनके कई आकार होते हैं। आकार भी इनके अलग अलग, जैसे इनकी धातुएं अलग हैं, इनके आकार भी अलग हैं। चक्राकार भी होते थे, बेलनाकार, गोलाकार, धोलाकार और खंडित, ये सब इनके आकार हैं। और ये विभिन्न आकारों के होते थे और विभिन्न पत्थरों के बनते थे। तो उसमें आपने देखा कौन कौन से पत्थर के थे ये। ठीक, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये इसमें जो दिखाए गए हैं ये इसके औजार है, बनाने का औजार है, और ये मन के हैं। कभी आप सुनार की दुकान पे जाना तो आप उनके जो औजार हैं वो देखना, बहुत छोटे छोटे औजार होते हैं और उनमें क्या समानता है ये भी आप देख सकते हैं सिंधु घाटी में। अच्छा, उन पर चित्रकारी भी होती थी, चित्रकारी भी होती थी, उन पर रेखा चित्र भी उकेरे जाते थे। चित्रकारी होती थी, रेखा चित्र उकेरे जाते थे। अब वो कैसे था, उसमें सिलखड़ी का पत्थर का बड़ा रोल था, क्योंकि वो बहुत ही मुलायम पत्थर होता था। ठीक, पर उस पर आसानी से कार्य किया जा सकता था। कुछ मन के सेलखड़ी चूर्ण के लेप को ढांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इसमें ठोस पदार्थों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मन के बनाए जा सकते थे। अब ये देखो, जो सेल खड़ी है, सेल खड़ी बहुत ही मुलायम पत्थर का होता है और इसमें विभिन्न तरीके से इसमें कोई भी आप आकृति आसानी से उकेर सकते थे। दूसरी पत्थरों की अपेक्षा दूसरा, इस सेल खड़ी के चूर्ण को भी एक ढांचे में संभालकर और छोटे छोटे मन के भी बनाए जाते थे, ऐसा कि कठोर पत्थरों में बहुत कम होता था। सेल खड़ी के सूक्ष्म मन के कैसे बनाए जाते थे, यह तो प्रश्न आज भी पुरातत्वविदों के लिए पहेली है। वो कैसे बनाते थे ये इतने छोटे छोटे जो मन के थे सेल खड़ी के, ये तो एक आज भी पहेली है। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया कि कार्लिनियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जा सकता था। जो कार्लिनियन का रंग था, कार्लिनियन एक पत्थर होता था, उसका रंग होता था लाल। लेकिन वो लाल रंग कैसे प्राप्त होता था, एक पीले रंग का कोई केमिकल होता था, पीले रंग का कोई कच्चा माल होता था, और उससे जो उत्पाद होता था उसमें उसे तापमान उसका बदलकर उसका रंग लाल किया जाता था। तो ये भी एक जटिल तकनीक थी। उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ दिया जाता था। हम मान लिया, सपोज करो कोई पत्थर लिया, उसको पहले तोड़ दिया, फिर उस पे से फल उतारने शुरू कर दी, उन फलकों को फिर आकार देना शुरू कर दिया। उसमें से बड़े फलक भी उतरते थे, छोटे फलक भी उतरते थे। तो वे क्या करते थे, जो उनके बचे हुए बड़े फलक थे उनको भी कोई ना कोई आकार दे दिया जाता था, लेकिन जो बहुत छोटे थे वो वेस्ट हो जाते थे। ठीक, शर्क ने कहा उन्हें अंतिम रूप दिया, घिसाई, पॉलिश और उसमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। वो उसकी घिसाई करते थे, उस पर पॉलिश करते थे और फिर क्या करते थे, उसमें छेद करते थे। चहुंदड़ो, लोथल और हाल ही में धोलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहां से छेद करने के विशेष उपकरण कहां से प्राप्त है? धोलावीरा से तो अभी फिलहाल ही, और चहुंदड़ो और लोथल, 3 साइट्स आपको याद रखनी है। मानचित्र 1 में हम फिर नागेश्वर और बालाकोट को देखें तो ये आपको दोनों बस्तियां जो पाई गई हैं ये समुद्र के तट के पास है, और यहाँ पर बिल्कुल शंख पर बहुत ज्यादा काम होता होगा, क्योंकि समुद्र के पास तो समुद्र तट पर तो शंख मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता होगा, समुद्र तट के समीप स्थित है। ये शंख से बनी वस्तुओं जिनमें चूड़ियां, करछियां, पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित है के निर्माण में अपना पूरा सहयोग या पूरक अग्रणी रूप लेते होंगे। ये आप इसमें देख सकते हैं। अब ये देखिए, मिट्टी से बनी पुरावस्तु, ये मृत भांड है। इनमें से कई पुरावस्तु जो दिल्ली संग्रहालय है वहां पर रखी गई है। यहाँ पर आप देखिए, ये एक जो है बनाई गई है
मणमूर्ति, मणमूर्ति मतलब एक मूर्ति है जो मिट्टी की मूर्ति है। पच्चीकारी की वस्तु से के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। कौन थे विशिष्ट केंद्र? नागौर और बालाकोट। ये नागेश्वर और बालाकोट क्या थे? विशिष्ट केंद्र थे किसके? शंख से बनी वस्तुओं के। ठीक। तो अगर क्वेश्चन आता है शंख से बनी वस्तुओं के जो विशिष्ट केंद्र थे वो कौन से? मन के बनाने का तो आपको पता है चौंदड़ो है, लेकिन शंख से बनी वस्तुओं को से बने जो विशिष्ट चीजें थी उनको बनाने का केंद्र या तो था आपका नागेश्वर में या बालाकोट में, जहां से माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। और ये तो वहां पर एक जो तट था वहां पर ये बनाए जाते थे, लेकिन इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता था दूसरे बस्तियों में इसको ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चहुंदड़ो लोथल से माल तैयार होकर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों पर ले जाया जाता था। तो ट्रांसपोर्टेशन होता था भाई, बिल्कुल होता था। आपको देखना देखना आपको इसमें जो मिलता है मिट्टी का जो बैलगाड़ी है वो मिलती है, इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जरिया था इनका बैलगाड़ी। एक बेलन पर नाव का चित्र भी मिलता है, तो इसका मतलब ये नाव से भी व्यापार करते थे, यानी कि विदेश के साथ भी व्यापार करते थे, विदेशियों के साथ। हम आगे देखेंगे व्यापार को, पहले हमने देखा शिल्प। तो शिल्प के केंद्र के रूप में आपने सबसे पहले ये देखा कि इसमें बनता क्या था। इसमें हमने देखा इसमें क्या थे, इसमें जो मन के हैं, मन के चौंदड़ों में क्या था? मन के बनाने के कारखाने जो विभिन्न प्रकार के पत्थरों से बनते थे और विभिन्न आकारों के बनते थे। सेल उन पर चित्रकारी भी होती थी, रेखा चित्र भी चलते थे। उसमें सेल खड़ी के बने मन के आपको मिले हैं, लेकिन सेल खड़ी मुलायम पत्थर है इसलिए उस पर चित्र उकारना बहुत आसान होता था कठोर पत्थर की अपेक्षा। इसमें फिर आपने ये देखा कि जो मन के छोटे छोटे मन के जो बने हैं वो कैसे बने हैं, ये आज के पुरातत्वविदों के लिए भी एक पहेली है। फिर आपने क्या देखा? फिर आपने देखा कि जो ये पत्थरों के फलक हैं उनको उतारकर उनकी घिसाई करके उनमें पॉलिश करके उनको भी उनमें छेद करके आप उनको जो है तैयार कर लेते थे। फिर दूसरा आपने देखा कि छेद करने का जो औजार है वो आपको मिला है लोथल से मिला है, धोलावीरा से मिला है, चौंदड़ो से मिला है। इसके बाद आपने देखा कि जो नागेश्वर है और बालाकोट है, नागेश्वर और बालाकोट से शंख से निर्मित वस्तुएं आपको दिखाई देती है, क्योंकि ये समुद्र के तट पर है तो वहां पर आसानी से होगा। तो ये यहाँ से फिर दूसरे शहरों में इनका प्रयोग कहाँ होता था? बड़े शहर कौन से थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो बड़े शहरों में ये जाते थे। इसी प्रकार से लोथल और चौंदड़ो से भी सामान निर्मित होकर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पहुंचता था। अब इन्होंने, ये तो हो गया यहाँ तक शिल्प का उत्पादन। अब ये आगे जो सवाल उठता है ये है कि उत्पादन केंद्रों की पहचान इन्होंने करी कैसे? भाई देखो, उत्पादन केंद्रों की पहचान करने के लिए इन्होंने एक विधि अपनाई। विधि क्या अपनाई? इन्होंने कहा कि जहां पर उत्पादन केंद्र होगा वहां पर वेस्टेज जरूर होंगे। और चलिए सपोज करो एक पत्थर, हम पत्थर के फलक काट लिए, उस पत्थर के जो फलक हैं उसको उन्होंने, जितने बड़े फलक हैं उनको तो यूज कर लिया, और जो छोटे हैं जिनका यूज नहीं किया जा सकता वो तो कूड़े की तरह वहीं पर ढेर लगा होगा। तो उससे हम बता सकते हैं कि वहां पर एक ढेर लगा है पत्थरों से इस प्रकार से, तो ये बिल्कुल इसके उत्पादन का केंद्र होगा। तो इस प्रकार से इन्होंने इसको अपनाया। फिर भी इसमें पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है? शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? प्रस्तर पिंड, एक तो जो पत्थरों के पिंड हैं उनको, जो पूरे शंख थे उनको, तांबा अयस्क जैसे कच्चे माल को, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल और कूड़े करकट को। क्या ढूंढते हैं वो ढूंढते हैं कच्चा माल, फिर पत्थर, फिर जो कूड़ा करकट है या त्यागा हुआ माल है उसको, औजार। इनके आधार पर ये उत्पादन केंद्रों का पता करते हैं। और ये कूड़े करकट में भी ढूंढते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि अगर किसी के काम की जो चीज वेस्टेज होगी वे वहीं पर छोड़ देंगे। यहां तक कि ये कूड़ा करकट शिल्प कार्यों के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। उदाहरण के लिए
यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख या पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तु बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, और जो बहुत छोटे थे जिनका प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये टुकड़े वहीं छोड़ दिए जाते थे। और ये टुकड़े ही संकेत करते थे क्या कि ये विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। जो उनके शिल्प उत्पादन के केंद्र थे, इन्हीं के आधार पर देखा गया कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े जो शहर थे जहां पर कच्चा माल होता था, वहां तो वे केंद्र बना ही लेते थे। साथ में जहां उनकी मार्केट होती थी, उनकी मार्केट कहां होती थी? उनकी मार्केट होती थी बड़े शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में भी ये शिल्प के केंद्र पाए गए हैं। या तो कच्चे माल की जगह होगा या फिर जहां इनकी मार्केट होगी वहां होगा, तो मार्केट इनके बड़े शहर होते थे। माल प्राप्त करने संबंधी की नीतियां क्या थी? अब जो नेक्स्ट है हमारा, एक बार ये चित्र देख लो। इस चित्र, इनके जो है चित्र भी देखने जरूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये तांबे और कांसे के बर्तन है, ठीक है, तांबे और कांसे के। कांसा आपको पता है कांसा क्या होता है? जो कांसा है, कांसे को अगर आप देखो तो कांसा होता है तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस टिन, इसको कांसा कहते हैं, ठीक है। ये मिश्र धातु होती है एक। नेक्स्ट ये कह रहे हैं क्या कि माल उत्पादन करने की इनकी नीतियां क्या थी? माल प्राप्त करने की, भाई कच्चा माल प्राप्त करना है, हमें कोई चीज बनानी है, उसका कच्चा माल प्राप्त करना है। एक तो तरीका यह है कि जहां कच्चा माल है वहीं अपनी बस्ती बना लो। दूसरा तरीका यह है कि अपने दल भेजो और जहां पर कच्चा माल है वहां के स्थानीय लोगों से मिलो और वहां से जो है ट्रांसपोर्ट करके कच्चे माल को लाओ, ठीक। और दूसरी और अगली जो विधि है वो ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको जो है मजबूत करें या वहीं पर जाकर खुद से ले आए। तो इसमें देखें हैं जैसे स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी, धातु जलोढ़क मैदान के बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौनों के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। सिंधु और उसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। तो ये क्या करते थे, इनका ट्रांसपोर्टेशन किससे होता था? बैलगाड़ी से होता था। और ये नदियों के किनारे जो या समुद्र तट के किनारे वे रास्ते बने होते थे और उनके आधार पर ही ये करते थे। अब क्या है अगला जो इन्होंने कहा कि उपमहाद्वीप और उसके आगे से आने वाला माल। उपमहाद्वीप यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो माल है वो कहां से आ रहा है? भाई कच्चा माल कौन सा कहां से आ रहा है, ये मैचिंग के क्वेश्चंस आते हैं और बिल्कुल आ सकते हैं। इसमें आप देखें, इसमें मैचिंग का शब्द होगा हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन के लिए माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। क्या उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में जहां शंख आसानी से उपलब्ध था बस्तियां स्थापित कर दी। एक तो वो जहां कच्चा माल है वहां अपनी बस्ती बना दो, ठीक है, वही रहना शुरू कर दो। ऐसे ही कुछ अन्य पुरस्थल थे जैसे सुदूर अफगानिस्तान के शोर्तगई जहां पर क्या मिलता था? नीले रंग का लार्जवद मणि, ये इंपॉर्टेंट है। शोर्तगई जो शोर्तगई है, इसमें क्या था? नीले रंग का या नीला पत्थर, नीला लार्ज वर्ड पत्थर, लार्ज वर्ड ऐसे नीला लाजवर्द पत्थर, लाजवर्द पत्थर, नीला लाजवर्द पत्थर। और नागेश्वर और बालाकोट शंख, नागेश्वर और बालाकोट यहां क्या था? शंख। मैं कच्चे माल की मैचिंग आती है बिल्कुल, इसको आप यहीं से कर ले। लोथल से कार्निलियन,
जो लोथल था, लोथल को कार्नेलियन, लोथल से कार्नेलियन, और सेलखड़ी जो उत्तरी गुजरात का एरिया था, वो था शेलखड़ी, छोटा सेलखड़ी, ये सेलखड़ी का है। और जो ये है राजस्थान खेतड़ी, ये तांबे का है, खेतड़ी तांबा। तो ये मैचिंग में बिल्कुल आ सकता है और इसको आप एक बार देखें। फिर इसमें और भी दिया है सोना दक्षिण भारत, जो दक्षिण भारत है कर्नाटक खास तौर से, भारत सोना, ये मैचिंग में बिल्कुल आएगा। राजस्थान के खेतड़ी अंचल तांबे के लिए, दक्षिण भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजते थे। एक तरीका तो ये हुआ कि इन्होंने वहीं पर केंद्र बना लिए, दूसरा तरीका हुआ कि वे अभियान भेजते थे। अभियान के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरस्ते ऐसे संपर्कों के संकेत है। अब जैसे गणेश्वर में जाओ, गणेश्वर में क्या है, बिल्कुल अलग मृद भांड बनते थे, गणेश्वर संस्कृति बिल्कुल अलग थी, वहां पर जो मृद भांड थे वो अलग है, लेकिन हड़प्पई मृद भांड भी वहां पर पाए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उनसे तांबा लेते थे और उनको उसके बदले में सामान या अपने बर्तन जो भी था वो देते थे। तो इसके आधार पर कहा कि भाई ये कच्चा माल वहां से प्राप्त करने के लिए उनसे एक बार्गेनिंग करते गए स्थानीय स्तर पर। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे तथा यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा थी। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। तो आपने ये यहाँ देखा कि तांबा भेजते थे। ये देखिए, ये विदेशी व्यापारियों के साथ एक चित्र है। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें पश्चिम एशिया के साथ जो व्यापार है भारत का, ये इसको मेलुहा के नाम से जानते थे। कौन? मेसोपोटामिया। देखो मैं आपको बताऊं कि जो आईवीसी की संस्कृति है या हड़प्पा संस्कृति है उसके बारे में जैसे कनिंघम को सबसे पहले एक हड़प्पाई मोहर मिली, लेकिन उसको पहचान नहीं पाया कि क्या है। लेकिन जब इसी प्रकार की मोहरें मेसोपोटामिया में मिलनी शुरू हो गई, तब इन्होंने उसके साथ तुलना करी और बताया कि ये तो सिंधु घाटी से भी मिली है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये तो हड़प्पा स्थल से मिली है, इसका मतलब इनके बीच में कोई ना कोई व्यापार का संपर्क था, व्यापारिक संपर्क था। तो मेसोपोटामिया और ये जो मगान है ओमान है और मेलुहा है ये भारत है, तो इनके बीच में जो था व्यापार होता रहता था। और ये व्यापार संकेत कहाँ देता है? ये संकेत देता है कि यहाँ पर ये इसके बारे में जो पता चलता है वो मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हैं वहां पर उनसे पता चलता है कि मेलुहा के लोग यहाँ पर आते थे ये चीज लेकर और फिर वो यहाँ ठहरते थे, और इनको नावों का देश भी कहा जाता था। और मेलुहा का मतलब नाविकों का देश। और फिर ये क्या करते थे, इनके यहाँ पर एक ओमान में जो तांबा मिला है, ओमान का तांबा और मेसोपोटामिया तांबा, उसमें जो निकेल की मात्रा है वो बिल्कुल सेम हड़प्पा के अकॉर्डिंग है। तो ये पता चलता है कि ये बिल्कुल रासायनिक रूप से सेम थे, मतलब समान थे। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा दिखाया गया है मानचित्र। आगे इसमें देखें क्या, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। अभी मैंने आपको बताया सुदूर क्षेत्रों में हो गया विदेशी व्यापार। ये एक काला मर्तबान है, ये मर्तबान है हड़प्पाई मर्तबान जो ओमान से मिला है। ये इस मर्तबान में कोई सामान गया होगा और इस मर्तबान के ऊपर एक काली मिट्टी की परत चढ़ाई गई है, और वो संभवतः इसलिए चढ़ाई गई है कि इसमें से कोई जो चीज तरल पदार्थ होगा वो बाहर रिसे ना। तो ये आपको मिला है तो ये हड़प्पाई, लेकिन मिला है कहां से? ओमान से। तो इनके बीच में व्यापार के लिए ये संकेत करता है। हाल ही में पुरातात्विक खोजें इंगित करते हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे
हड़प्पई पुरावस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं, दोनों की साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। और ये क्या करते हैं भाई, ये एक ही खान से निकले हैं। कौन से? जो हड़प्पा में मिलते हैं और जो ओमान में मिलते हैं। फिर संपर्क की के और भी संकेत मिलते हैं। एक विशेष प्रकार का पात्र, एक बड़ा हड़प्पाई मर्तमान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थल से मिला है। ऐसी मिट्टी पतले तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती है। हमें यह नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पाई सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान को ओमानी तांबे से एक्सचेंज करते थे, विनिमय करते थे। यानी कि ये क्या करते थे, वे वहां से ओमान से तांबा मंगाते थे, लेकिन उसके बदले में कुछ ना कुछ उनको देते थे, और वे इस पात्र में आते थे, या वो तरल पदार्थ ही होगा कोई, वो इस मर्तबान में आया था और ये मर्तबान वहीं पर मिला है। तो इस आधार पर पता चलता है कि एक्सचेंज प्रणाली थी इनके बीच में, और एक्सचेंज प्रणाली होने के कारण ये क्या करते थे, फिर अब इनका व्यापार चलता था। अब इन मोहरों को देखो, ये 3000 साल पहली जो मोहरें हैं, ये भारत की मोहरें नहीं बल्कि मेसोपोटामिया की मोहरें हैं। इन मोहरों में जब आप देखेंगे, आप ये पाएंगे कि इनमें भी वृषभ का चित्र है। ये भारत की सिंधु घाटी की मोहरें नहीं है, बेलनाकार मेसोपोटामिया की मोहर है। और इसमें आप देखिए, इसमें भी आपको वृषभ का चित्र देखने को मिलेगा, ये वृषभ का चित्र देखने को मिलेगा। और ये वृषभ का चित्र आपको सिंधु घाटी में भी देखने को मिलता है, यानी कि हड़प्पा में भी देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में देख सकते हैं कि भाई इनके बीच में भी कुछ ना कुछ जो था लिंक था, किसमें? सिंधु क्षेत्र में और मेसोपोटामिया में। 3वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम है, जो मगान है वो मगान किसके लिए? ओमान को मगान बोलते थे, ओमान के लिए प्रयुक्त था। तो इसमें आपका हो गया मगान, किसको कहते थे मगान? ओमान को। ये भी आपको प्री में बिल्कुल देखने को मिलेगा। नाम क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकिल के अंश मिले हैं, यानी कि यहाँ पर भी तांबा कहां से जाता था? ओमान से जाता था। तो ओमान से ही हड़प्पा संस्कृति में जाता था और ओमान से मेसोपोटामिया संस्कृति में जाता। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरे, बाट, पासे, मनके शामिल है। और ये कहाँ मिले हैं? ये मेसोपोटामिया में मिले हैं। मेसोपोटामिया का एक लेख है, उसमें लिखा है दिलुमन, जो कि बहरीन द्वीप होता था। दिलुमन, दिलमुन होता था, ये होता था बहरीन, आज का बहरीन। दिलुमन, मगान हो गया आपका ये ओमान, और मेलुहा हो गया सिंधु वाले, संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए। और मैं अगर कहूं तो सिंधु घाटी के लिए क्या यूज करते थे? ये मेलुहा। किसको? हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा कल्चर को। ठीक। संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। एक लेख मिला, उसमें दिलुहन, मगान और मेलुहा के बारे में जिक्र है, और उससे ये पता चलता है कि हाँ, इनके बीच में कोई व्यापारिक संपर्क थे। यह लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों को प्राप्त करने में मदद करता है। क्या है? कार्लिनियन। आपने देखा कार्लिनियन बिल्कुल उत्पादन केंद्र था कार्लिनियन का। लाजवत मणि, जो कि सुरतगोई था इसका केंद्र, लाजवत मणि से। तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियां। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामिया मिथक यह बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा, ये जो हाजा पक्षी है इसके बारे में जिक्र किया है, और ये संभवतः मोर के बारे में जिक्र किया है। ये जो पता चला है, ये मोर के बारे में जिक्र है कि भाई जो मेलुहा के लोग हैं उनके राजप्रसाद में हाजा पक्षी की आवाज बहुत गूंजती थी, सुनाई देती थी। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। क्या यह नाम उसे अपनी आवाज से मिला था? ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन और या मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था। मेसोपोटामिया के एक लेख में बताया है कि मेलुहा को नाविकों का देश कहते थे, मेलुहा को नाविकों का देश कहते थे। इसके अतिरिक्त हम मोहरों पर जहाजों और नावों के चित्रांकन पाते हैं। ये जो मोहर है, ये दिलुमन की है, बहरीन की है,
फारस की खाड़ी में स्थित, इसमें भी आप देखो कि ये इसमें भी हड़प्पाई चित्र से मिलता जुलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हड़प्पाई बाट थे उन्हीं उसी मानक को देलुमन वाले भी मानते थे। ठीक है, जो दिलमुन वाले हैं, दिलमुन वाले यानी कि बहरीन वाले भी हड़प्पाई बाट सिस्टम को ही मानते थे। उनका एक ही मानक था, किसका, दिलुमन का और हड़प्पा का, मेलुहा का। ये एक जो मिलती है नाव के चित्र वाली मोहर, ये भी इंडिकेट करती है, क्या इंडिकेट कर, ये देखिए ये इसमें नाव है, ये इसमें एक नाव का चित्र है, और ये भी इंडिकेट करती हैं कि ये नाव के द्वारा समुद्र के द्वारा विदेशी व्यापार करते थे। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें आपने देखा इनका विदेशों के साथ संबंध देख लिया। अब आप देखेंगे कि इनके मोहरे, लिपि और बाट कैसे थे। एक इनका सूचना पट है कि भाई इनकी लिपियां कैसी थी। अब मोहरे, लिपि और बाट, मोहरे, लिपि और बाट कैसे होते थे इनके, मोहरे और मुद्रांकन। मोहरे क्या होती थी, मोहरों का प्रयोग क्या होता था और इनसे मुद्रांकन क्यों किया जाता था, आज भी करते हैं। अगर किसी थैले को आप ले जाओ और उसमें बहुत सारे स्वर्ण सिक्के हैं, आजकल तो पासवर्ड है, पासवर्ड के थ्रू जो है लॉक लग जाता है, लेकिन उस समय तो पासवर्ड नहीं था। उस थैले का में से वे सिक्के कोई ना निकाले, इसकी पहचान कैसे होगी कि उसमें सिक्के निकले हैं नहीं। वो उसमें गांठ लगाते थे और गांठ में एक जो गीला गारा टाइप का लगाकर और उस पर एक मोहर, अपनी मोहर लगा देते थे। जैसे आज भी अगर सरकारी सील लगती है तो इसी प्रकार लगती है। और वो जो मोहर लगती थी, वो अगर वो मोहर लगी हुई है गंतव्य स्थान तक जाने में उस थैले में, तो इसका मतलब उसमें से कोई सिक्का निकला नहीं, वो एज इट इज है जैसे मालिक ने दिया। यदि उसमें से वो मोहर टूटी हुई है तो इसका मतलब उसके साथ छेड़खानी हुई है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मुद्रांकन से प्रेषक की भी पहचान होती थी और इससे भी पहचान होती थी कि किसने इसको भेजा है, भेजने वाले की पहचान होती थी। एक रहस्यमय लिपि। अब ये लिपि को इन्होंने रहस्यमय क्यों कहा, जैसे एक उदाहरण आप इसकी मोहर की आप देख लो, ये रोपड़ से मिली है, ये रोपड़ से मिली है और इसमें मिट्टी का एक ये है और इस पे मोहर लगी हुई है। आप इस मोहर को ध्यान से देख सकते होंगे, एक मोहर ये और एक मोहर ये। तो इन मोहरों से ये भी पता चलता था कि सामान सुरक्षित है और मुद्रांकन से ये भी पता चलता था कि भेजने वाला कौन है, उसकी आइडेंटिटी भी पता चलती थी। अब इसने कहा एक रहस्यमय लिपि। रहस्यमय लिपि का मतलब हुआ कि ऐसी लिपि जिसको पढ़ा नहीं जा सका। अब पढ़ा नहीं जा सका तभी तो इसे रहस्यमय कहा गया, अगर पढ़ लेते तो फिर रहस्यमय क्या था। सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम या पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव दिया कि इन पर बना चित्र, जो आमतौर पर एक जानवर का होता था, तो अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ समझाता था। इस पर जो सांकेतिक चित्र बने हैं वो कहते हैं कि ये लेख नहीं है बल्कि सांकेतिक चित्र हैं जो अनपढ़ लोगों को समझने में मदद करता था। लेकिन इस पर अब क्वेश्चन है। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं, सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, पर निश्चित रूप से यह वर्णमाल्या नहीं थी। इसे स्वर और व्यंजन, कॉन्सोनेंट और वोवेल्स में नहीं बांटा गया था। इसके कोई वर्णमाला या अल्फाबेट्स नहीं थे जो सिस्टमैटिक रूप देती हो इसको, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं पर तो अधिक है और कहीं पर कम है। जैसे 375 से 400 तक है, इसकी 375 से 400 तक है और 26 भी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसका जो लिखने का तरीका था, इसका दाईं ओर से बाईं ओर का लिखने का तरीका था। और क्यों ऐसा क्यों पता चला, मान लीजिए पेज का साइज है तो यहां से तो इन्होंने बिल्कुल इसको अड़ा दिया और यहां पर छोड़ दिया, तो इसका मतलब हुआ कि ऐसा प्रतीत होता है कि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है, वहां पर जहां से लिखना शुरू किया वहां तो हो गया चौड़ा अंतराल, और ये वाला ये जो अंतराल है ये है चौड़ा है, और यहां पर बिल्कुल ये इस सिरे पर लग गया। तो इसका मतलब जहां पर एंड हुआ वहां पर तो बिल्कुल इन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन शुरू हुआ तो वहां पर अंतराल है। बाईं ओर यह संकुचित है। इससे लगता है कि उत्कीर्णक ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। अब दूसरा है, अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तु को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। कहाँ मिली है, मोहरों पर मिली है, तांबे के औजारों पर मिली है,
मर्तबानों के अमंट पर मिली है, तांबे पर मिली है, और मिट्टी की लघु, तांबे और मिट्टी की लघु पेटियां, लघु पेटियां कहते हैं नेम प्लेट। ठीक, उन जो उनकी नेम प्लेट थी उस पर मिले हैं, आभूषण मिले हैं, अस्थि छड़ों पर भी मिली है, और यहां तक कि एक प्राचीन सूचना पट भी आपको मिला है, सूचना पट यानी कि अभिलेख भी मिला है, नोटिस बोर्ड भी मिला है। तो और इसमें बहुत सारी नष्ट भी हो गई होगी, तो हम ये बता सकते हैं कि इनमें इनकी साक्षरता का व्यापक क्या था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि बांट, बांट कैसे होते थे। अब देखिए विनिमय प्रणाली थी, वहां पर हर चीज को तोल कर ही देना पड़ता होगा, और बांट का सिस्टम वहां पर 1 से 16 तक चलता था। कैसे चलता था, 1 2 4 यानी कि बाइनरी सिस्टम था, बाइनरी सिस्टम था 1 2 4 8 16 और 32, यानी कि 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, और 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का 32, और इस प्रकार 12,800 तक था ये। ठीक, ये सीरीज 12,800 तक चलती थी, और ये बाइनरी सिस्टम था। और छोटे बाट भी पाए गए, और इन छोटे बाट का काम क्या होता था, आभूषण और मनकों को तोलने में काम आता हो, और धातु से बने तराजू के पलड़े भी यहाँ पर मिले हैं। तो आपने देख लिया जो बाट थे वो एकाश्म रूप के थे, और घनाकार इन सूक्ष्म और परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म और परिशुद्ध प्रणाली द्वारा बांटती। ये बाट संबंधित चर्ट नामक पत्थर, एक पत्थर का नाम था चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, और आमतौर पर ये किसी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। हमने इसमें एक चित्र भी देखा होगा, अब मैं वो चित्र आपको दिखाना चाहता हूँ। शुरू में हो सकता है आपके याद ना हो, फर्स्ट पेज पर ही वो चित्र है, फर्स्ट पेज पर ही है वो चित्र। उसमें घनाकार जो बाट है वो दिखाए गए हैं। पहला ये वाला चित्र, अब इस चित्र में आप देखो, ये वाले चित्र को आप देखो, ये जो आप ये वाले जो बाट हैं, ये बाट जो है इन पर कोई भी आकृति या निशान नहीं है, और ये घनाकार है, ये बाट है, घनाकार बाट है, और इन पर कोई आकृति और निशान नहीं है। तो इस प्रकार के बाट होते थे, बाइनरी सिस्टम चलता था, 1 2, फिर 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, का दुगना 16, 16 का दुगना 32, और 32 दूनी 64, और इस तरीके से 12,400 तक ये जाता था। तो ये वहां पर प्रणाली थी। छोटे बाट भी मिले हैं, और संभवतः और तराजू के पलड़े भी मिले हैं कहीं पर, और छोटे बाट तो जो कीमती पत्थर होते होंगे, जो कीमती चीजें होते होंगे, आभूषण होते होंगे, उनको तोलने के काम आता होगा। तो अब हम देखेंगे क्या कि जो बाट है, बाट को हमने देखा, और बाट के बाद आप आ जाते हैं क्या है, प्राचीन सत्ता। अब ये जो प्राचीन सत्ता इन्होंने बताई है कि क्या है ये, आप इस चित्र को देखिए, ये चित्र किसका है, ये एक ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक योगी है, एक महात्मा है, लेकिन ये एक राजा भी है। तो इसको पुरोहित राजा के रूप में ये जो मिला है, इसको पुरोहित राजा मान लिया गया। तो पुरोहित राजा क्या होता है, ऐसा जो वहाँ के धार्मिक चीजों को देखता हो, और साथ में वहाँ की चीजों की व्यवस्था भी करता हो, धार्मिक आधार पर ही राज्य का संचालन करता हो, उसको पुरोहित राजा कहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर पुरोहित राजा ही क्यों, ऐसा क्यों होगा। देखिए भाई, पुरोहित राजा का कंसेप्ट इसलिए मान लिया गया क्योंकि मेसोपोटामिया में जो उसके समकालीन थी, ये पुरोहित राजा ही था। तो पुरोहित राजा जब वहां था, तो हो सकता है कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा संस्कृति में भी पुरोहित राजा ही शासन करते हो। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या पूरे कुछ लोग इसमें अलग अलग मत भी हैं, इसमें माना जाता है कि क्या पूरे सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि पूरे हड़प्पा संस्कृति का क्या एक ही राजा होता था। कुछ लोग मानते हैं हाँ एक ही होता था, और कहीं तक संकेतों के आधार पर जैसे एकाश्मता, एक रूपता, मोनोपोलिस जो दिखाई दी है, उससे ये लगता है कि हाँ भाई एक ही राजा होगा पूरे उसका, क्योंकि कोई कहीं पर भी अपने केंद्र बना सकता है, एक ही तरह के बाट है, एक ही तरह की जो है आपको दूसरी पद्धतियां दिखाई देगी, एक ही तरीके की ईंट आपको दिखाई देगी, है ना, मापतोल प्रणाली एक ही तरीके की दिखाई, तो ऐसा लगता है कि पूरा देश एक हो, ये अधिक माना जाता है। लेकिन एक मत ये भी है, कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर कोई राजा ही ना हो,
यहाँ एक समान सभी लोग समान हो, और यहाँ पर जो व्यवस्था हो सभी लोग मिलकर व्यवस्था को संभालते हो। और एक मत ये मानता है कि यहाँ पर छोटे छोटे भागों में अलग अलग बहुत सारे राजा होंगे, हर हर शहर का एक अपना राजा होगा, तो यहाँ पर कई सारे राजा हो सकते हैं। तो लेकिन अभी तक जो मान्यता है वो यही है कि पूरे हड़प्पाई संस्कृति का एक ही राजा होगा, और वो होगा पुरोहित राजा, जो धार्मिक क्रियाकलाप तो देखता ही था, साथ में वहां की प्रशासनिक चीजों को भी वो ऑब्जर्व करता था या नियंत्रित करता था। आप देख लें प्राच और ये भी पक्का है कि वहां पर सत्ता तो जरूर कोई ना कोई एक रही होगी, और सत्ता इसलिए रही होगी क्योंकि वहां पर जो एकात्मता है, जो वहां पर विशेषता है, क्या कि ईंट एक प्रकार की है, बाट मापतोल प्रणाली एक प्रकार की है, कहीं पर भी कोई अपना केंद्र बना सकता है, औद्योगिक केंद्र बना सकता है, कोई कहीं पर से भी कच्चा माल लाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में कौन नियंत्रित करता होगा इन सब बातों को? तो कोई ना कोई शासक वर्ग तो होगा जो इन चीजों को नियंत्रित करता होगा। तो इसमें ये माना गया है कि हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। बिल्कुल संकेत मिलते हैं। कैसे? हड़प्पाई पुरावस्तु में असाधारण एक रूपता को ही ले, क्या मृद भांडों, मोहरों, बाटों और ईंटों से स्पष्ट है। क्या है? उनमें एक रूपता है। महत्वपूर्ण यह बात है कि ईंट जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से लेकर गुजरात तक पूरे क्षेत्र में, यानी कि मांडा से लेकर और नीचे तक पूरे क्षेत्र में एक ही अनुपात की थी, और वो क्या अनुपात था? 4:2:1। ये अनुपात सभी जगह पर आप देखने को मिलता है। फिर देखने को मिलता है कि हमने यह भी देखा कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता स्थापित की गई थी, आवश्यकता के हिसाब से। जैसे जहां पर जो कच्चा माल मिलता है उसी वहीं पर उन्होंने औद्योगिक केंद्र बना दिया, तो आवश्यकता अनुसार बस्तियां स्थापित। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों और चबूतरों के निर्माण के लिए बहुत श्रम संगठित किया गया था। और इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता था? कोई शासक वर्ग होगा, ये तो पक्का है। प्रसाद तथा शासक वर्ग। अब ये प्रसाद का मतलब क्या हुआ कि जो प्रसाद का मतलब है राजमहल। वहां पर एक आपने देखा होगा मोहनजोदारो में एक महल की स्थिति भी आप देख सकते हो, कि जहां पर 12 खंबा वाला जो चित्र मिला है, वो 12 खंबा कह रहा हूँ, जहां पर खंबों वाला चित्र, 1000 खंबों वाला चित्र मिला है, उसको भी आप देखें। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर तो नहीं देता, लेकिन पुरातत्वविदों ने मोहनजोदाड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी, परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तु वहां पर नहीं मिली। एक भवन तो मिला जिसको प्रसाद की संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन भव्य वस्तु जो राजा महाराजा यूज करते होंगे ऐसी तो कोई चीज नहीं मिली। एक पत्थर की मूर्ति मिली और उसको पुरोहित राजा की उपाधि दी गई, जो कि चित्र में आप देख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास और वहां के पुरोहित राजाओं से परिचित थे, और यही समानताएं उन्हें सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठांगिक प्रथाएं हैं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी, और ना ही यह जानने के साधन उपलब्ध है कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों को निष्पादन कर देते उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता थी। अगर हम उनके अनुष्ठान करने की पद्धति को समझ जाएं तो भी बता सकते हैं, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं है कि वो जो अनुष्ठान करते थे क्या वही सत्ता का संचालन करते थे। तो आगे कुछ पुरातत्वविद इस मत से यह मत है कि हड़प्पाई समाज में शासक थे ही नहीं, कुछ ने कहा कि शासक थे ही नहीं, तो सभी को सामाजिक स्थिति समान थी। और दूसरे कहते हैं, एक तो संकल्प, एक मत तो हो गया ये, और दूसरा मत क्या हुआ, क्या है कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे। जैसे मोहनजोदड़ो का अलग हो गया, हड़प्पा का अलग हो गया, तो ये अलग अलग राज्य थे। कुछ यह तर्क देते हैं कि एक ही राज्य था, जैसा कि पुरावस्तु में समानताओं को देखा जाता है, और उसके आधार पर ये कहते हैं कि भाई इतने नियोजित बस्तियां हैं, और ईंटों का आकार एक है, अनुपात एक है उनका, बस्तियों के कच्चे मालों के स्रोत के समीप स्थित होने के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। और क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता किसके बिना कि पूरे के पूरे समुदाय द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय और कार्यान्वित किए जाते हों, कि सब इतने अच्छे ढंग से कार्यान्वित कर ले पूरा समुदाय के रूप में,
कार्यान्वित कर ले तो ये प्रतीत नहीं होता। तो ये ही माना जाता है कि वहां पर एक ही सत्ता थी और वो थी पुरोहित राजा की, जो कि मेसोपोटामिया से मिले हैं। अब हम आपको अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें पढ़ाएंगे कि इस सभ्यता का अंत। पहले तो ये समझाएंगे कि सभ्यता का अंत से मतलब क्या है। हमने आपको आरंभिक हड़प्पा बताया था, विकसित हड़प्पा बताया था, फिर परवर्ती हड़प्पा। ये परवर्ती हड़प्पा के जो लक्षण आपको दिखाई देते हैं वो इसके अंत की ओर संकेत करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके अंत से शुरू करेंगे, सभ्यता का अंत कैसे होता है। धन्यवाद।